शो में। बहरिया टाउन नाम गैर कानूनी करार, अहम हक्काइक बेनकाब। बहरिया टाउन कराची जमीनों पर मुबैना कब्जा मुतासरीन का अहवाल क्या? हवायदो ज़ाबित की खिलाफ वर्जियां, अहम तरीन रिपोर्ट मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। इंतहाई अहम तरीन रिपोर्ट, क्योंकि बहुत से अहम तरीन सवालात इर्द गिर्द घूमते हैं बहरिया टाउन के, और स्पेसिफिकली स्पीकिंग बहरिया टाउन कराची से मुतालिक बड़े अहम सवाल इस वक्त जो है वो ज़ेरे गर्दिश हैं। बहुत सी अफवाहें, बहुत सी स्पेकुलेशंस भी होती हैं, उसमें कुछ रियलिटी, कुछ इस वक्त अफवाहों के साथ ऐसी खबरें जिसके बाद वो लोग जो कि अपना असासा, इसमें अपनी कुल असासा, अपनी कुल जमा पूंजी इस वक्त डाल चुके हैं, इस वक्त जमा करा चुके हैं, उनके लिए खदशात। लेकिन उससे बड़ी खदशात उन लोगों के जिनकी जमीन इस वक्त ये थी और जिन पर मुबैना तौर पर, और अब तो कोर्ट के फैसले की रोशनी में वाज़े इस वक्त आ चुका है, जिस पर कब्जे हुए, जहां पर मुबैना तौर के ऊपर जिन गोटों को खाली कराया गया, जिन जमीनों के ऊपर नाजायज तरीके से तामीरात हुई, तो बड़े अहम सवालात उन मुतासरीन के जो वहां पर हैं, जिनकी जमीनें जिन पर कब्जा हुआ, और वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे, और उनको भी क्या इस वक्त मुतासिर, वो कितना हो रहे हैं, ये सारे अहम सवालात आज के प्रोग्राम में हम उठाने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है जी कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी सूबे सिंध की। यहां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल या फिर रेगुलेटरी बॉडीज, आप सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल की बात नहीं करें, तमाम रेगुलेटरी बॉडीज का किरदार क्या था, क्या होना चाहिए था, और क्या वो किरदार अदा हुआ। उन कवानीन की खिलाफ वर्जी अगर हुई तो उस पर किस तरह रोकथाम के लिए कोई कोशिशें हुई या नहीं हुई, ये सारे अहम सवालात आज प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम फॉर्मली अपने पैनल की तरफ जाएं, क्योंकि स्टोरी इंतहाई अहम है और स्टोरी के बहुत से जाविये हैं समझने के। एक तो सवालनामे की सूरत में, और हमने ऑफिशियली भी इस वक्त बहरिया टाउन की इंतजामिया से पूछा, क्योंकि एक रिपोर्ट हमें मिली जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की वो रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बड़े वाज़े तौर पर बहुत से अहम हकाइक उससे जो है बेनकाब होते हैं। ये वो सवालनामा है जो हमने भेजा, हमने अरसाल किया, और हम चाहते हैं कि इस पर मौक़िफ़ मिले, और दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर देयर आंसर। लेकिन एक रिपोर्ट जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने पेश करी, और जिस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4900 एकड़ के करीब ऐसा रकबा इस बहरिया टाउन के अंदर जिसका लेआउट ऑफिशियली मंजूर हुआ। यहाँ कराची में जो बिल्डर्स हसात प्रोग्राम ये देख रहे हैं, या कोई अगर रिहायशी जो अपना घर बनाता है वो जानता है कि यहाँ एक मंजिल की तामीर भी नहीं हो सकती लेआउट प्लान मंजूर हुए बगैर। लेकिन क्या बहरिया टाउन की तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की रेगुलेशंस, रूल्स, कवायद और ज़वाबित सबकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। इस रिपोर्ट की मंदरजात क्या है ये आज आप सुन सकेंगे, और इसके बाद बहरिया टाउन का जो नाम है वो नाम क्या गैर कानूनी है, इस बारे में एक सेशन कोर्ट का हालिया फैसला जो अपील को रद्द किया, और हालिया जो फैसला आया वो क्या है, वो भी आज आपको दिखाएंगे। मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊं, मेरे साथ हसन बख्शी साहब मौजूद है। मोहम्मद हसन बख्शी साहब आबाद यूके यानी जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, आप लोगों की एक रीसेंट पिटीशन भी आपने फाइल की, हमारे साथ मौजूद है, कराची में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ अब्दुल खालिक जुनेजो साहब इस वक्त मौजूद हैं। जुनेजो साहब जो है वो कराची इंडिजिनस राइट्स अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सेट पर, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है जी, आप दोनों आपने ज्वाइन किया, क्योंकि जो मुतासरीन है, जो अहवाल जमीनों कब्जों का है, वो भी आप इनसे बात सुन सकेंगे। और नुसरत सहर अब्बासी साहबा वोकल हैं, एक इंतहाई राइट्स की बात करती हैं, सियासतदान हैं, लेकिन सूबे सिंध के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर आपकी सियासत और आपका जो अंदाज है, गुफ्तगू है, उसका चर्चा रहता है। हमें ज्वाइन कर रही है DSNG पे, आपका बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हसन बख्शी साहब, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ, इसका जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का सेक्शन 12 है, सेक्शन 20 का हवाला है, तो ये तो सिर्फ 5000 एकड़ ऐसा है जिसको अलाउ किया गया है। इसके अलावा सब क्या क्या एक आम बिल्डर जो होता है उसके साथ भी इतनी लीनियंसी होती है? आप एक बिल्डर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान साहब, आपने मदऊ किया, पहले सबसे पहले उसका शुक्रिया। ये रिपोर्ट बिल्डिंग कंट्रोल ने मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसके हिसाब से सिर्फ 5000 तकरीबन 5000 एकड़ का लेआउट प्लान पास है। देखिए, लेआउट प्लान पास होता है, उसके बाद इंडिविजुअल बिल्डिंग के नक्शे पास होने चाहिए उनके बनने से पहले। आम तौर पे कराची का कोई भी या सिंध का कोई भी बिल्डर और डेवलपर जो काम करता है, वो प्लॉट लेने के बाद 12 से 14 NOCs को लेनी पड़ती हैं।
उसके बाद कहीं जाकर वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है। और ये 12 से 14 एनओसी लेने के लिए मुख्तलिफ फीसें देनी पड़ती हैं जो लाखों और करोड़ों में है, और अंडर द टेबल पैसे भी देने पड़ते हैं। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं बल्कि इन एनओसीज को लेने में तकरीबन 1 साल से लेके 2-2, 2.5 साल का वक्फा लगता है। इसका मकसद ये है कि अगर मैं या आप कोई भी हम शहरी प्लॉट लेते हैं बिल्डिंग बनाने के हवाले से, तो हमें पेमेंट करने के बाद तकरीबन 2.5 साल का वक्फा लगता है, 2 से 2.5 साल का अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के। वेरेज बहरिया में अगर मैं प्लॉट लेता हूँ या आप प्लॉट लेते हैं तो आप तीसरे दिन या 1 हफ्ते बाद एग्जैक्ट अपना काम शुरू कर सकते हैं। वहाँ ना कोई एनओसी की ज़रूरत है, ना कोई फी गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई बेटरमेंट चार्जेस देने की ज़रूरत है, और एक स्टेट विद इन स्टेट के हिसाब से ये काम हो रहा है। आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान चाहती है और कोर्ट में भी गई है कि तमाम हमारे बिल्डर्स को, बहरिया भी हमारा मेंबर है, कि तमाम हमारे मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिजनेस मिलना चाहिए, किसी का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। अगर हमने ये भी एक पिटिशन फाइल की है कि बहरिया को इस पे कायल किया जाए, पाबंद किया जाए कि जो तमाम एनओसी एक इंडिविजुअल बिल्डर लेता है, बहरिया भी वो एनओसीज ले और उस तमाम मराहिल से गुजरे, वो तमाम गवर्नमेंट के ड्यूज भरे और फिर अपना प्रोजेक्ट करे। हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें, हम इसमें भी बहुत क्लियर है, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मैं कहूं तो आप चाह रहे हैं कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर है तो सबको मुयस्सर हो, अगर ये सहूलत एक को मुयस्सर है तो सबको मुयस्सर हो या ना मुयस्सर हो। बिल्कुल। और इसमें हम ये भी चाहते हैं कि जब हम जाते हैं प्लॉट लेके ट्रांसफर करा के अप्रूवल, तो पहले लैंड टाइटल चेक करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी। इनका तो लैंड टाइटल ही आपके इल्म में है, हम सबके इल्म में है कि इनके पास टाइटल नहीं है। 4900 गज का लेआउट प्लान पास हुआ है, और जब हमने एक प्राइवेट फर्म से इसका GIS कराया तो ये 39,000 एकड़ पे बना हुआ है। 4900 एकड़ का पास हुआ है और 30 ऑन ग्राउंड 39,000 एकड़ पे इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। अच्छा सर, ये 39,000 एकड़, लेकिन जो इस रिपोर्ट में लिखा है, इसमें लिखा है जी कि फर्स्ट लेआउट प्लान मेजरिंग 1330 एकड़, और ये डेट 20/3/2014 है, और उसके बाद 21/8/2014 यानी 20 मार्च 2014 के बाद 21 अगस्त 2014 को दोबारा 4,696 एकड़ इस वक्त अप्रूव किया गया है MDA की तरफ से, कंसोलिडेट करके जो प्रीवियस लैंड थी 1,330 एकड़ की। तो ये सेकंड रिवाइज लेआउट था। और इसके बाद देखा जाए तो इंडिविजुअल प्रोपोज बिल्डिंग प्लान फॉर 444 रेजिडेंशियल हाउसेज आउट ऑफ 1055 बंगलोज स्टैंड सबमिटेड, लेकिन ये पेंडिंग था। मैं सवाल ऐसा साहब, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मुझे बड़ा जरूरी है, क्या एडवर्टाइजमेंट्स पेंडिंग लेआउट प्लान के तहत अखबार में दिए जा सकते हैं, प्रिंट इश्तिहारात या इलेक्ट्रॉनिक इश्तिहारात दिए जा सकते हैं? जो कानून है और जो हम सब फॉलो करते हैं और हर पाकिस्तानी के लिए है, स्पेशली सिंध में, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, कि जब तक सेल एनओसी नहीं ले ली जाए आप अपना प्रोजेक्ट सेल नहीं कर सकते मार्केट में, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहरिया टाउन को गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मैं समझता हूँ एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि कानून के सरासर खिलाफ है। कोई ऐड नहीं दे सकते आप, जी, कोई इश्तिहार नहीं दे सकते आप, कोई चीज नहीं बेच सकते, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब ये तो सरियन कानून की खिलाफ वर्जियां हुई हैं इस पर। जुनेजो साहब आपकी तरफ अगर आए सर, तो ये तो हम वो सुन रहे हैं जो दैट इज द रेगुलेटरी जो रोल था वो नहीं अदा हुआ। नाउ व्हाट अबाउट जो, क्योंकि मेरे पास ऐसे फुटेजेस हैं जो हम देख रहे हैं, रिपब्लिश हुए थे, हमने फहीम जमान साहब उस दिन प्रोग्राम में थे, तो पुलिस जिस तरह से कब्जे के साथ मिलकर वो खत्म करा रही थी, और वो पुलिस वाले जो SSP मलीर थे, अनवार साहब, उनका नाम लिया गया था उस प्रोग्राम में, और वो फुटेजेस की सूरत में मौजूद है कि वो कब्जे खाली करवा रहे हैं। सर वहां ये जमीन है, ये जमीन के साथ जो धोखा, ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, कितने लोगों की जमीन मुतासिर हुई है? 39,000 एकड़ कह रहे हैं बख्शी साहब, 39,000 एकड़ तो मतलब जाम शोरों तक बात चली गई, क्या हुआ आखिरकार? भाई ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने किया है, ये भी अभी 5-6 महीने पहले जब गवर्नमेंट चली गई, पहले वाली गवर्नमेंट चली गई, खुद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर ये सवाल आता है कि वो 4-5 साल कहाँ थे। जब भाई ने बताया, आप भी जानते हैं कि उनकी NOC लाजमी होती है और इतने हज़ारों एकड़ पर और दिन रात काम चल रहा है, तो वो कहाँ थे? जब हुकूमत तब्दील हुई और केयर टेकर गवर्नमेंट आई तब उन्होंने दिया। ये खुद बताता है कि पूरी गवर्नमेंट पिछली
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ज़ाहिर गवर्नमेंट के मातहत तो ये इसमें मिले हुए थे। केयरटेकर गवर्नमेंट में ये सब कुछ हुआ है, यानी ये रिपोर्ट केयरटेकर सेटअप में आई है। सेटअप जैसे ही वो ये उसके 4 या 5 दिन बाद ये आई है। तो एक तो ये है कि ये सब मिले हुए हैं। अब वो जो सवाल आपने किया है उसमें कोई 44 गांव इसमें मिसमार हुए हैं। अच्छा, 44 गांव हुए हैं, 32 या 33 स्कूल्स हैं, 12 या 13 कब्रिस्तान हैं। मतलब ये सैकड़ों बरसों की आबादियां थीं। तो हम तो ये कहते हैं कि तरक्की वो तरक्की है नहीं जो वहाँ के रहने वाले लोगों के काम ना आए। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि बहुत मशहूर है, जिस खेत से मैसर न हो दहकान को रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। वो कोई तरक्की ही नहीं है। तो अब जिसके पास पैसा हो, फर्ज करें एक बंदा है उसकी अपनी ज़मीन है लेकिन वो गरीब है, उसका एक कच्चा मकान बना हुआ है। पैसे वाला आदमी आ जाए, वो कच्चे मकान 10 गिरा के वहाँ एक आलीशान बंगला बनाए और कहे कि मैंने देखो ये तरक्की की है। जो ये साहब सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे थे अभी 1 महीना पहले इजाज़त लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में कि मैं तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल की डेवलपमेंट दे रहा हूं और उसको लोग एतराज़ कर रहे हैं। भाई डेवलपमेंट आप अपनी ज़मीन पर करें ना जी। तो जैसे उन्होंने बताया ये सुप्रीम कोर्ट की ये आपने सर कितने वोट 44 वोट बताए। तो ये जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास तो वो हमने फुटेजेस भी हासिल किए थे जो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये कब्जा हो चुका है, एहतजाज पर हैं लोग अभी भी, ये लोग। जी हाँ, अभी भी। और आप जो अलायंस आपने जो अलायंस कायम किया है वो भी इस वक्त एहतजाज में शामिल है, लोगों की आवाज बन रहा है। बिल्कुल, इस पर हमने एहतजाज किए हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। ये जो आइकॉन टावर है इनका, वहां पर भी हमने एहतजाज किया है और वहां जहां ये कब्जे हो रहे हैं वहां पर भी हमने एहतजाज किया है। ठीक है, आई टू टेक अ ब्रेक। नुसरत साहबा आपका जवाब आपकी तरफ आएंगे, माजरत हुआ इस ब्रेक में नहीं, लेकिन अब आएंगे और आपसे पूछे, ये तो बेनकाब हुआ, ये तो रिपोर्ट्स हमने रखी हैं, आप बताइएगा हमें अहवाल ये आखिरकार हुआ क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस ब्रेक के बाद कुछ और सनसनीखेज इंकशाफात होंगे मेरे साथ। ये मैं भी आप वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन दस्तावेजात के साथ आपके सामने हाजिर है। और ये दस्तावेजात ताल्लुक रखते हैं बहरिया टाउन कराची से मुताल्लिक। अब ये तमाम जो वायलेशंस हैं रूल्स की इलीगली तरीके से, और ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की अपनी रिपोर्ट कहती है। बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत सवाल है जी। पहले सेगमेंट में हमने उठाया कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब रेगुलेटरी स्टेटस या पैरेटस क्या कर रहा था, किधर था वो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो इस पे जिसको मैंने दिखाया जी कि अगर वायलेशंस हुई हैं तो जो बिल्डिंग कंट्रोल के अपने कवानीन है वो कहते हैं जी सेक्शन 12 कि सेल और एडवर्टाइज ऑफ सेल विदाउट प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द लेआउट प्लान इज नॉट अप्रूव्ड, इज नॉट अलाउड टू द बिल्डर। अब ये सेक्शन 12 कहता है कि आप लिख या तो ना सेल कर सकते हैं ना एडवर्टाइज कर सकते हैं सेल का, जब तक आपके पास अप्रूवल प्लान ना हो। और सेक्शन 19 के अंदर फिर सजा रखी गई है कि पीनलाइजिंग, यानी अगर आप इस पर नहीं अमल करते तो 2 साल तक कैद बिल्डर के लिए और फिर जुर्माना भी होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आप देखें तो द लेटेस्ट साइट इंस्पेक्शन रिवील्स दैट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विदाउट अप्रूवल ऑफ SBCA आर बीइंग कैरियड। और जो सेक्टर वाइज उन्होंने जो प्रेसिडेंट वाइज दी हुई थी, और ये तमाम जो है आप इस पर देख सकते हैं, ये लंबी फहरिस्त है। और जो हमारे साथ यहाँ पैनलिस्ट हैं बताते हैं जी 39,000 एकड़ यहाँ तक पहुंच चुका है मामला। और हम तो इस प्रोग्राम के थ्रू गूगल अर्थ के जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि गूगल अर्थ का एक मैप हमने निकाला है, उस मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज अगर आप देखते जाएं तो ये आगे जामशोरों तक जाती हैं, जो कराची से शुरू होकर जामशोरों तक जमीन जाती है। और ये लाइंस येलो वाली, ये अगर आप इसको फॉलो करें तो ये पूरा एरिया जो है, दिस इज नॉट 12,000 एकर्स, नॉट 4,000 एकर्स, दिस इज अराउंड 30,000 या इससे ज्यादा 39,000 एकर्स तक बात चली गई है। नुसरत साहबा, ये क्या हुआ क्या आखिरकार सुबह सिंध में शहरियों के साथ जमीनों पर? ये कितना जुल्म हुआ है, ये क्या हुआ आखिरकार? बहुत शुक्रिया सैफान, थैंक यू सो मच कि आप बहुत सारे इश्यूज ऐसे लेते हैं जिनमें ये एक ऐसा अहम इशू है जिस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत थी और है।
हम जब से ये हुआ बहरिया टाउन के हवाले से, तो मेरे ख्याल में हम तब से ही असेंबली में भी हम लोगों ने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई, हर साल स्पीचेस होती रही बजट में, तब भी हम ये बात कहते रहे कि इतनी बड़ी तादाद में ये ज़मीन कैसे गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या मतलब, उसका काम क्या रह गया फिर जब इतनी बड़ी तादाद। यहाँ तो कराची में तो अब आए दिन हम देख रहे होते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। कहने को ये होता है कि कानूनी तौर पर ये अलाउ नहीं है, लेकिन कैसे उनको एनओसी मिल जाता है, किस तरह वो बन जाती हैं, ये तो है। कराची का तो इसी तरह हशर खराब किया गया है, कानून को लताड़ते हुए, कानून की वायलेशन करते हुए। लेकिन ये बहरिया टाउन का सबसे पहले तो मैं ये नाम की बात करूंगी कि नाम हम ये समझते थे, बल्कि आम आवाम ये समझती रही बहरिया का लफ्ज इसके साथ जब अटैच देखकर कि ये शायद बहरिया वालों का ही कोई प्रोजेक्ट है, और बहरिया तो लाजमी हमारी फोर्स है पाकिस्तान की, तो उनका ये प्रोजेक्ट है, तो ये तो कोई गलत प्रोजेक्ट होगा नहीं। तो इस्लामाबाद में जब हमारा एक एमपीएस का ग्रुप था जो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, हमारे बहरिया के जो हेड हैं उनसे, और जब मैंने वहाँ ये सवाल डाला कि सर ये बहरिया टाउन का आप लोगों का है, तो उन्होंने इतना मतलब खुल के ये बात बताई कि हमारा केस चल रहा है और ये रियाज मलिक जो हैं इन्होंने हमारे इस नाम को इस्तेमाल करके और एक वायलेशन की है। तो ये तो चीज अब चले, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आ गया, ये एक अलग हुआ। दूसरा, इतने बड़ी तादाद में 44 जो फिगर बताई जा रही है कि इतने गांव थे जो गांव बर्बाद हो गए, वहां के लोग रोते रहे, दुहाइयां देते रहे। उन्होंने कराची में यहाँ आकर कितनी बड़ी प्रोटेस्ट किए, लेकिन कोई, क्योंकि सुनवाई क्यों होती, क्योंकि ये चीज बाद में पता चली कि रियाज मलिक अकेले नहीं हैं, उनके साथ जो उनके ऊपर दस्ते शफकत है, वो शायद जरदारी साहब का उनके साथ कोई पार्टनरशिप है। ऐसे कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें नाम उनका भी उनके साथ शामिल हो रहा है। तो इसी वजह से, और सिंध गवर्नमेंट आखिर इतनी उन पर मेहरबान क्यों कि इतने गरीब लोगों के घर बर्बाद हो गए, कब्रिस्तान उनके खत्म हो गए, लोगों के सरों से छतें। यानी वही बात हुई कि जैसे उन्होंने, मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा कि उन गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर आप तरक्की का नाम लेकर कहें कि आप तो तरक्की दे रहे हैं। ये किस तरह की तरक्की है कि किसी का गुलशन उजड़ जाए और दूसरी जगह आपने ये तरक्की दे दी। तो ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ सिंध की आवाम के साथ। और सबसे बड़ी बात जो वायलेशन हुई है, जो अभी आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बताया, और जो वायलेशन हुई है सेक्शन 12 और 20 की, तो ये हम तो अब सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ देख रहे हैं कि जिस तरीके से नाम के उस पर उन्होंने एक एक्शन लिया है कि नाम किस तरह यूज हो गया। सही बात और अब इतनी बड़ी तादाद में मलीर की ये जमीन थी, सैफान, ये जमीन मलीर की तरफ से ये दी, और किस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उसको एनओसी दे दिया सारे कवानीन को लताड़ के। आखिर ऐसा क्या रियाज मलिक साहब ने पेश किया सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतने हरे भरे गांव उजाड़ कर रख दिए और एक बड़ी एक सोसाइटी बना के रख दी। बने, हमने कब कहा है कि तरक्की ना हो, लेकिन वो तरक्की किस काम की, जिसकी तरक्की के जमीन के अंदर कितने गरीबों का खून शामिल हो, उनकी बर्बादी शामिल हो। तो ये इंशाल्लाह ताला कमिंग सेशन में फिर इस चीज को मैं असेंबली में उठाऊंगी। इसको छोड़ना तो हमने है नहीं, इसको किसी न किसी सूरत में, मैंने फिर कई सवाल तो डाले, लेकिन इसको तहरीक इल्तवा की सूरत में भी अब डालेंगे ताकि इस पर बाकायदा बहस हो और सिंध गवर्नमेंट जवाब दे कि आखिर कौन वो लोग थे, किन लोगों ने। जैसे भी मेरे भाई ने बताया कि देखिए, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई और इन गवर्नमेंट का जो उसमें हाथ खत्म हुआ और उनका कॉन्स्टिट्यूशनली हुक्म नहीं चला, तो केयर टेकर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया, लेकिन फिर इनकी गवर्नमेंट आ गई है। लेकिन बहरहाल इस चीज को हम इस तरह तो छोड़ेंगे नहीं। गरीब लोगों को किस तरीके से कंपनसेट करना है वो करना। और बड़ी बात है, पानी बहरिया को कहां से जा रहा है? कराची को तो पानी मिल नहीं रहा, कराची का बच्चा बच्चा प्यासा है। यहाँ पर तो आए दिन हमारे हालात आप देख रहे हैं कि गुस्ल के लिए पानी नहीं मिलता, वहां फरावानी में पानी भी है, बिजली भी है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? इस चीज को हम लोगों ने देखना। और आप थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्रोग्राम में इस इशू को दोबारा लेकर आए और बार बार लाइए। हम चाहते हैं कि इस पर बात हो और हम चाहते हैं कि इसको अब वफाकी गवर्नमेंट इसको डील करे, उसकी नजर में आए। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं तो अब इंशाल्लाह ताला इस
इशू को और ज्यादा हाईलाइट करूंगी। आपसे जो फॉरम्स पहुंचते हैं जिन फॉरम्स पे मैं इंशाल्लाह, हमें तवक्को भी आपसे ये है नुसरत साहबा कि आप इसको उठाएंगे जिस तरह आप उठाती हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो मैं हसन बख्शी साहब और जुनैद साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक नाम का मामला जिक्र छेड़ा है सतुर साहबा ने, लेकिन जो फैसला है वो क्या हुआ है, दरअसल उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या वायलेशन हुई है, नाम के इस्तेमाल का मामला क्या है और दीगर हवाले से कवानीन पर बहस होगी। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं और ये तमाम हकायक फैक्चुअली उन तमाम रिपोर्ट से मुंसलिक कोर्ट जजमेंट से मुंसलिक और हकीकी, यानी अब जो आपके सामने जजमेंट रख रहे हैं ये एक सेशन कोर्ट का है और उसमें नाम के हवाले से इस्तेमाल, नाम का जो इस्तेमाल है बहरिया, इस हवाले से जो इस वक्त केस चल रहा है और ये 1996 का एग्रीमेंट है हुसैन ग्लोबल और बहरिया फाउंडेशन का, जिसके मुताबिक बहरिया फाउंडेशन को 10% मिलना था शेयर उसमें से, और फिर 2002 के अंदर ये मामला स्टे ऑर्डर की सूरत गया जब ये एग्रीमेंट कैंसिल हुआ फरवरी जो है 2002 के अंदर, और उसके बाद से स्टे की सूरत हाल थी और फिर फाइनली ये जजमेंट जो इस वक्त आ चुका है सामने। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वो खत है, ये वो एक लेटर है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, जो इस्लामाबाद में मौजूद है बहरिया फाउंडेशन की तरफ से, जिसका टाइटल है मिसयूज ऑफ नेम ऑफ बहरिया। और इसमें क्लियरली इस फैसले को कोट करते हुए और इसका पूरा बैकग्राउंड बताते हुए ये लिखा गया है कि foregoing in the view and also in line with the SECP instructions on the use of prohibited words, copy enclosed that permission to prefix or suffix such names like Bahriya or Fauji can only be allowed if permitted by the relevant department and agency। अब इसमें लिखा है जी कि बहरिया फाउंडेशन इज नाउ प्लीज टू अप्रोच योर गुड ऑफिसर्स, यानी SECP को अप्रोच किया गया है टू गेट द वर्ड बहरिया डिलीटेड फ्रॉम द कॉर्पोरेट नेम ऑफ बहरिया टाउन एंड ऑल अदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यूजिंग द सेड वर्ड। यानी अब बहरिया फाउंडेशन ने SECP को लिखा है जी कि आप इसमें से नाम निकाल दें। एंड दिस इज अगस्त 2018, यानी लास्ट मंथ का ये लेटर है। एंड अर्ली एक्शन वुड बी much appreciated as the use of word, और ये बड़ी अहम बात है, as the use of word Bahriya by Bahriya Town and other unauthorized companies is likely to cause confusion, misunderstanding among general public। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और ये ह्यूमन राइट्स सेल को जुलाई 2018 में भी एक जो है खत लिखा गया है इधर से ही बहरिया फाउंडेशन की तरफ से ही। तो नाम का इस्तेमाल भी गैर कानूनी हो चुका है और इसके लिए SECP को अप्रोच किया जा चुका है। तो नुसरत साहिबा ने जिस तरह कहा था कि हमारे जहनों में सवाल था, तो आम पब्लिक के जहनों में भी सवाल था, तो बहरिया नाम के हवाले से। अच्छा, जुनैद साहब ने कुछ फैसले से इक्तसाबात निकाले हैं और ये रेफरेंसेस जो कोट कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या है आपके पास जो फैसले में आपने कुछ कोट्स करना चाह रहे हैं आप उसमें से रेफरेंसेस? ये सुप्रीम कोर्ट की है, ये 3-4 साल ये केस चला है। उसके बाद ये 5-6 महीने पहले 96 पेजेस की सुप्रीम कोर्ट ने कराची बहरिया के खिलाफ तफसीली जजमेंट है। उसमें से चंद चीज़ें, मसलन एक नुसरत साहिबा ने भी जिक्र किया ना कि लगता है कि सिर्फ ये बहरिया नहीं है, इसमें दूसरे सरकारी इदारे भी हैं। कुछ जिक्र मैंने पहले भी किया कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, ये मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ आपको, आप अंदाज़ा करें कि कौन कौन उसमें है। कोर्ट कहती है कि वी नीडेड टू बी असिस्टेड एंड एनलाइटेंड बाय द लर्नेड सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फॉर द बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द MDA मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द लर्नेड एडवोकेट जनरल सिंध विथ एन एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, बट all the three have rather projected the case of the Bahriya town than that of the board and the authority। अच्छा, ये फिर आगे ये है, the board of revenue and the Malir development authority conspired to cede valuable public property to an individual for a handful gain। We have been witnessing such nefarious activities in the past at a small level, but we have not even dreamed of such activities at such a huge, massive and colossal level। अच्छा, ये तो आप अंदाज़ा कर लें कि
ये सिंध गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल है वो सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो नुमाइंदा है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो अपने इदारों के बजाय बहरिया टाउन का केस लड़ रहे हैं। और आप देखें कि कहां तक ये चीज गई है। से प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट से, प्रेजेंट सेक्रेटरीट से ये चीज़ें आई हैं जी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट का क्या गया कीमत का जब तयन हो रहा है तो वहाँ से एक लेटर आया है चीफ मिनिस्टर को जी। और फिर चीफ मिनिस्टर ने जो कीमतें मुकर्रर की हैं, अब मैं तफसील इसमें जाऊँगा, शाम को आप वक्त जाएगा। कोर्ट कह रही है कि 2006 की जो कीमतें हैं 2011 में उससे भी आधे पर दी गई हैं और उसके लिए सेक्रेटरीट जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट है वहां से उसको खत आया है। तो आप ये अंदाजा कर लें। आपने बातें बताई हैं, रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये जो अहम तरीन सवाल है कि इन रेफरेंसेस की रोशनी, बख्शी साहब, मैं क्योंकि स्पेसिफिकली कराची के डायनामिक्स को समझते हुए, पानी के मसले को समझते हुए, अभी नुसरत साहबा ने रेस किया था इस मामले को, तो ये कितना सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा कंसर्न है इस वक्त और हर शहरी का। ये आप जो आपकी जो एसोसिएशन है, आप लोगों को पानी मिल रहा है, क्या हो क्या रहा है पानी का, और क्या इससे पानी पे फर्क पड़ रहा है आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पर, आम शहरियों के, क्या हो क्या रहा है, ये कुछ फरमाएंगे? जी, मैं आपको इसका जवाब दूं। देखिए, पिछले तकरीबन मार्च 2017 में वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कराची में कंस्ट्रक्शन ग्राउंड +2 से +2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दी और उसका रीज़न ये था कि पानी की शॉर्टेज। ये बैन ग्राउंड +2 का तकरीबन 1 साल रहा, फिर कोर्ट ने अपना ऑर्डर अमेंड किया तकरीबन मई 2018 में, जब उन्होंने ग्राउंड +6 का अलाउ किया इम्यूनिटी फ्लोट्स के अलावा। ये मई से लेकर आज सितंबर हो गया, सितंबर तक हमारी एक बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हुआ क्योंकि वाटर बोर्ड एनओसी देने को तैयार ही नहीं है। वाटर बोर्ड इस अभी तक ये फैसला नहीं कर सका है कि एनओसी दे या नहीं दे, और हम जबकि कहते हैं कि हमें एनओसी दी जाए क्योंकि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट होगी 4 से 5 साल के दरमियान, और पानी की रिक्वायरमेंट जब आएगी जब लोग उसमें आबाद होंगे, और आबाद होने से पहले इंशाल्लाह K4 भी चलने लगेगा। इसके बरक्स बहरिया टाउन में रोज़ एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है और उसकी उसकी कैपेसिटी उसकी वो इतनी बड़ी होती है कि पूरे कराची के प्रोजेक्ट्स एक तरफ और वो प्रोजेक्ट एक तरफ। ना कोई एनओसी की ज़रूरत है, ना कोई वहाँ पूछता है, ना कोई देखता है। K4 जो लाइन डेवलप की जा रही है, मैं सुप्रीम कोर्ट की वाटर कमीशन की हियरिंग। अच्छा, मैं एक सवाल मुझे बड़ा यहाँ पे जहन में हो रहा है और ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ये सब कुछ जो हो रहा है विदाउट एनी रेगुलेटरी रोल, तो टैक्स अथॉरिटीज, FBR, टैक्स लॉस, रेवेन्यू लॉस, एक्सचेकर को ये रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें। जब एक लेआउट ही नहीं मंजूर हो रहा तो हमारे एक्सचेकर में कुछ जा रहा है या ये सारा पैसा कहीं एक्सचेकर में भी नहीं जा रहा, क्या हो रहा है ये? देखिए, ये क्लियर केस है लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी करप्शन इन्वॉल्व है और चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का केस है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपके तवज्जो से सब जानते हैं, अब ये आया हो गया है कि इसमें कोई बहुत बड़ा घपला इन्वॉल्व है, बट मैं समझता हूं आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को और दूसरे मीडिया हाउस को ये खोज लगानी चाहिए कि कौन सी फोर्सेज हैं जो इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए रोक रही हैं, या कौन सी फोर्सेज हैं जो इस एक्शन को डिले कर रही हैं। हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, कल कराची में जमशेद टाउन में वायलेशन पे बहुत सारी बिल्डिंगों के फ्लोर गिरा दिए गए। हमने आबाद में उसको सपोर्ट किया कि अगर कोई लीगल बनाता है तो उसको तोड़ा जाए और साथ साथ उन अफसरों के खिलाफ भी एक्शन लिए जाए जिन्होंने पैसे लेके ये बिल्डिंगें बनवाई हैं। तो कहने का मकसद, जब तक कानून का इम्पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन सब शहरियों के लिए नहीं होगा तो इस किस्म के मैं ये कहता हूँ मॉन्स्टर्स क्रिएट होते रहेंगे, और कोई और नहीं, ये मॉन्स्टर्स हम अपने खामोश रहने की वजह से क्रिएट कर रहे हैं। जरूरी है कि वो तमाम इदारे जिनका काम है ये इस पे नजर रखे कि इस पे देखें। अच्छा, इसमें फिर यानी सिर्फ SBC नहीं, इसमें FBR के अंदर बहुत से और रेगुलेटरी इदारे जो हैं इस पर उनको ओवरसाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बस कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कुछ। देखिए, FBR का तो मेरे ख्याल में बहरिया वाले रिटर्न भर रहे होंगे, बट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जाने हैं। एक बिल्डिंग की अप्रूवल पे तकरीबन 2 करोड़ रुपए ऑफिशियल खर्चा होता है ये, और एक बिल्डिंग 1000 गज की, ये हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 40,000 एकड़। एक पैसा किसी ने नहीं भरा गया, ना भरने को कोई तैयार है और कोई पूछने को तैयार नहीं है। तो ये किसी भी महज़ब मुल्क में
हो ही नहीं सकता सही बात जब है। तक कनाइवेंस नहीं हो। अच्छा, अब इसमें मैं तो, क्योंकि ये सवाल हमने उसमें भी लिखा हुआ है सवालनामे में कि जो टैक्सेस के मामलात हैं और जो आप इस वक्त जब लेआउट मंजूर नहीं कर रहे तो जो आप रेवेन्यू अथॉरिटीज को भी आप एक तरह से आप बाईपास कर रहे हैं, तो उससे क्या आप उसके लिए आपके पास क्या प्रोसीजर्स हैं? वी हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन आल्सो और वी वांट एन आंसर। लेकिन नुसरत साहबा, ये तो चले बहरिया टाउन है, लेकिन मैं जो जिनकी हाईलाइट अभी कोर्ट के फैसले की रोशनी में कर रहे थे, एमडीए, ये ब्यूरोक्रेसी के वो 17 ग्रेड 18 ग्रेड का अफसर, और मैं तो ये तक जानता हूं जी कि एक अफसर ऐसा था जिसको ट्रांसफर किया जाता था इसी वजह से कि वो जहां जाता था वहां वो अप्रूवल देता था एक दस्तखत के जरिए, 18 ग्रेड का अफसर, और फिर वो बिल्डिंग अप्रूव हो जाती थी बहरिया टाउन की। तो मैम, ये तो जो ब्यूरोक्रेसी में मामला थे उनसे कौन पर्दा उठाएगा? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो आज भी बैठे हुए हैं अफसर वहीं के वहीं, कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। साहबा बिल्कुल सैफान, आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि जब ऊपर से बड़ी ताकत ये काम करवा रही है तो नीचे से सारी चेन बनी हुई है ना, ये इस तरह आसानी से काम हो नहीं सकता था। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ये 2014 और ये तब का केस फिर 2016 में आया, तो ये गवर्नमेंट उनकी रही। उन्हीं गवर्नमेंट के दौरान ये सारा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किस तरह इतनी मतलब सस्ते दामों, आप उसके रेट्स तो देखें ना, रेट्स यानी आधे से भी कम रेट पर उन्होंने उठाकर इतनी 40 से 1000 से 44,000 तक की जमीन, 1000 एकड़ जमीन उठाकर दे दी। और भाई कोई पूछने वाला था? ये तो अदलिया को हम थैंक यू करें कि अदलिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चला जाता है, जाकर फिर ये सारी चीजें वहां हाईलाइट होती है तो थोड़ी बहुत कहीं सुनवाई होनी शुरू हो जाती है। अदरवाइज तो कोई वहां बहरिया में है क्या? कोई गरीब रह रहे हैं वहां? तो या तो बाहर से जो बाहर के लोग होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, या यहाँ का पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका वो जाकर वहां रहेगा ना। और हम और गरीब लोगों की तो पहुंच से भी दूर ये इस तरह की लेविश किस्म की लाइफ है जो वो अफोर्ड कर सकते। तो ये सारी चीजें, और उनको ये करने के लिए ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ। जमीन सस्ते दामों दे दी गई। सिर्फ जमीन कहां, जैसे भी कितनी बातें हैं। कराची में मेरी बात मतलब कराची में हम अपने आसपास मोहल्लों में देखते हैं कि किस तरह बिल्डिंग चंद दिनों में बिल्डिंग तैयार होकर इतने फ्लोर तक पहुंच जाती है, और पता भी चलता है कि ये चाइना कटिंग है, इंक्रोचमेंट है ये, लेकिन उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं आता होता। पुलिस आती है, 4 पैसे लेकर चली जाती है। सैफान, ये बहुत बड़े पैमाने पर ब्लंडर हुए हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, तमाम इदारे कनेक्टेड हैं, यानी करप्शन के लिए ऊपर से नीचे तक सब जब तक एक साथ मिलकर ये काम नहीं हुआ तो कोई इसको कर नहीं पा सकता। जब तक बड़ी फोर्स सीएम सिंध मौजूद हैं, उस वक्त भी थे, उनकी दस्तखतों से कई चीजें हुई होंगी। कैसे हो सकता है कि उनकी परमिशन के बगैर प्रेसिडेंट्स या वफाकी तौर पर भी ये चीजें उनके उसमें भी हुई होंगी? तो ये सारी मिली भगत से हुई है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। लेकिन अब बात यह कि क्या उन गरीब लोगों को, जिनमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों ने रोकर खुदकुशियां कर ली, जिनकी बेचारों की आबा अजदाद की जमीन थे, गांव थे, वो तबाह होकर एक नया शहर तो आपने बना दिया, लेकिन वो लोग जो गरीब मर गए, जिनके पूरा नस्लें तबाह हो गई, उनको कौन कंपनसेट करेगा? सिर्फ ये कहकर, अभी जो मैं सुन रही हूं, जो मेरी नॉलेज में है कि कुछ तकरीबन 21, 22 या 26 अरब की कहानी है जो बहरिया को कहा है कि ये कंपनसेट करें, वापस करें गवर्नमेंट को या अदलिया में जमा कराएं, तो फिर शायद उसके बाद ये कुछ उसके बाद उनको अथॉरिटी मिल जाएगी। पता नहीं आगे केस का क्या होता है। लेकिन जो जमीन ही गैर कानूनी हो गई ना, स्टडी की है जिनको पता होगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ इस पॉइंट पे मुझे पता है बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आई हैव टू वाइंड इट अप। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा जुनेजा साहब आपका, बख्शी साहब का और नुसरत सैयद साहिबा का कि आपने ज्वाइन के वक्त इख्तिताम पर पहुंच चुका है और अहम तरीन मामले से पर्दा उठाया। और ये एक नहीं, इसमें और भी डिटेल और डीप